हेलो दोस्तों, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2। और हम जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। तो गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक विद्युत फ्लक्स। दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि मैं मान लेता हूं कि जो आवेश का वितरण एक समान है, यानी कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं हैं, क्योंकि इनके मध्य दूरी क्या है, एक समान है। अब दोस्तों, इसमें मैं कोई एक पृष्ठ इमेजिन कर लेता हूं जो इसमें थीटा कोण पे रखा हुआ है। तो ये कोई पृष्ठ है जो विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे रखा हुआ है। दोस्तों, मैं ये एंगल यहाँ मान सकता हूँ या फिर यहाँ मान लेता हूँ। चलो, मैं ये एंगल यहाँ मान लेता हूँ, थीटा। और ये है इसका क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर। ये एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा है, तो इससे जो निर्गत फ्लक्स है वो क्या होगा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से लंबवत या अनुप्रस्थ यानी कि उस विद्युत क्षेत्र में कोई जो पृष्ठ रखा है तो उसमें लंबवत रखे पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, यानी कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो एक समान जैसे विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई पृष्ठ रखा हुआ है, काल्पनिक पृष्ठ है, हमने ये माना है। तो इससे जो विद्युत फ्लक्स होगा वो उसमें लंबवत रखे पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, हमारा विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और दोस्तों, जो ये पृष्ठ होता है इससे जो क्षेत्रफल सदिश है एस वेक्टर, ये हमेशा इस पृष्ठ के लंबवत होता है। यानी कि मैं ये मान लूँ कि अगर ये पृष्ठ है, ये विद्युत क्षेत्र है, कि अगर ये विद्युत क्षेत्र है और ये मेरा पृष्ठ है, तो ये जो एस है ये हमेशा इस पृष्ठ के क्या रहता है, लंबवत रहता है। अगर पृष्ठ ऐसे रखा है तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और ये मेरा क्षेत्रफल सदिश। अगर पृष्ठ इसके समांतर हो तो भी ये ऐसे इस डायरेक्शन में रहेगा। तो इस हिसाब से विद्युत फ्लक्स के केसेज बन जाते हैं। तो जो विद्युत फ्लक्स है फाई, उसको हम लिख सकते हैं फाई बराबर ई एस कोस थीटा। यानी कि जो फ्लक्स है वो विद्युत क्षेत्र, क्षेत्रफल सदिश और ये जो पृष्ठ है और विद्युत क्षेत्र है, इसके बीच बनने वाले कोण थीटा पर निर्भर करता है। यानी कि जो विद्युत फ्लक्स है
वो जो पृष्ठ है उसके क्षेत्रफल सदिश और ये जो कोण थीटा है उस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसको सदिश रूप में लिखे तो फाई क्या है, अदिश राशि है, और विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश राशि है, और कोस थीटा इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो फाई बराबर लिख सकते हैं ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर। तो फाई बराबर हो जाता है ई एस। दोस्तों ऐसे इसका हम मात्रक लिख सकते हैं। तो इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इनवर्स, या फिर ये हो जाता है विद्युत क्षेत्र वोल्ट में और क्षेत्रफल मीटर में, यानी कि वोल्ट इंटू मीटर। और दोस्तों इसकी विमा हो जाती है m1 L3 T-3 A इनवर्स। अब जो हम देखते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स है किन किन परिस्थितियों में किस प्रकार से होता है। तो एक तो आपने देखा कि जो विद्युत फ्लक्स है, जो पृष्ठ है उसके क्षेत्रफल सदिश और उनके मध्य बनने वाले कोण थीटा पर निर्भर करता है। यानी कि ये उसके अंदर जो पृष्ठ है उसकी आकृति, आकार आदि पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि मैं कह सकता हूं किसी वन पृष्ठ के लिए जो निर्गत फ्लक्स होता है, निर्गत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ की आकृति, आकार या उसके अंदर आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। ये किस पे निर्भर करता है? जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र से बनाया गया क्षेत्रफल सदिश, और जो एंगल है थीटा उस पर डिपेंड करता है। तो यदि दोस्तों जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा, यदि विद्युत क्षेत्र किसी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि किसी पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी क्षेत्रफल से बाहर निकल रही हैं, तो इस कंडीशन में हमारा फ्लक्स हो जाएगा धनात्मक। यानी विद्युत रेखाएं किसी क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं तो फ्लक्स हमारा होता है धनात्मक। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रही हैं अंदर प्रवेश कर रही हैं तो जो फ्लक्स होता है वो
ऋणात्मक होता है और यदि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये क्षेत्रफल यानी कि कोई जो क्षेत्र है उसके अंदर प्रवेश कर रही हैं तो फ्लक्स धनात्मक होता है, क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं फ्लक्स धनात्मक होता है यदि क्षेत्रफल से किसी क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, और यदि किसी क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रही हैं तो फ्लक्स ऋणात्मक होता है। और यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी समतल क्षेत्र के समांतर हों तो जो फ्लक्स है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो यदि आपसे इनडायरेक्टली पूछा जाता है कि यदि विद्युत रेखाएं किसी क्षेत्र के समांतर हैं तो उससे निर्गत फ्लक्स क्या होगा, तो निर्गत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। अभी हमने देखा कि जब विद्युत क्षेत्र एक समान था तो हम फ्लक्स निकाल देते थे ऐसे, फाई बराबर ई एस। यदि विद्युत क्षेत्र असममित हो यानी कि विद्युत क्षेत्र का वितरण एक समान ना हो तो हम किस तरह से फ्लक्स निकालते हैं, तो देखते हैं। तो ये मैं मान लेता हूं कि ये कोई क्षेत्र है जिसमें ये कोई क्षेत्र है, इसमें विद्युत क्षेत्र का वितरण क्या है, असमान है, यानी कि विद्युत क्षेत्र असमान है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें फ्लक्स निकालने के लिए इसको बहुत से भागों में डिवाइड कर देता हूँ। इसको मान लो कि n भागों में मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो इसका कोई भाग ले लो एक में पर्टिकुलर, ये मैं भाग ले लेता हूं एक इसका, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मान लेता हूं मैं डेल्टा एस आई, स्मॉल है तो इसको मैं डेल्टा एस आई बोल देता हूं, और जो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है उसको मैं बोल देता हूँ ई आई। तो इससे जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा, निर्गत विद्युत फ्लक्स की एक छोटा सा भाग है, ये कोई एरिया था जिसमें विद्युत क्षेत्र क्या था, असमान था, तो मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया इसके एन पार्ट में से, तो उसमें जो निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा वो भी स्मॉल होगा। तो डेल्टा फाई इक्वल टू हो जाएगा ई आई इंटू डेल्टा एस आई। या फिर डेल्टा फाई, यदि मैं इसमें फाई निकालना चाहूँ तो मैं फाई लिख सकता हूँ, यानी कि संपूर्ण भाग के लिए निकालना चाह रहा हूँ तो मैं इसको समीशन कर देता हूँ ई आई इंटू डेल्टा एस आई। अब यदि जो डेल्टा एस आई है यानी कि क्षेत्र बहुत छोटा हो, डेल्टा एस आई टेंस टू शून्य हो, तो मैं जो संपूर्ण पृष्ठ है उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स को बोल सकता हूँ संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, ये हो जाएगा समाकलन ई आई इंटू एस आई। सॉरी, इसको मैं लिख सकता हूँ
फाई बराबर, यदि अल्फा हो तो ये हो जाएगा DSI। तो जो संपूर्ण फ्लक्स है उसको मैं लिख सकता हूँ समाकलन E वेक्टर इंटू DS वेक्टर। तो दोस्तों इस तरह किसी असममित विद्युत क्षेत्र वाले निकाय के लिए हम फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। तो यानी कि किसी बंद पृष्ठ से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है, जैसे कि कोई गोला है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि बंद सतह, या फिर जैसे कि कोई गोले की सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो ये हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं तो इसके बाद दोस्तों एक डेफिनेशन और देख सकते हैं हम विद्युत फ्लक्स की, कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कहलाती है। यानी कि कोई भी जो बंद पृष्ठ है उससे जो बल रेखाएं गुजर रही हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि संतत आवेश वितरण। संतत आवेश वितरण यानी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों जो आवेश वितरण होता है दो प्रकार का होता है, एक सतत आवेश वितरण और एक असतत आवेश वितरण। यानी कि यदि जो किसी वस्तु में आवेश का वितरण है एक समान रूप से ना हो, जैसे कि ये कोई वस्तु है और इसमें आवेश का वितरण मान लो कि जैसे इधर आवेश है, फिर यहाँ आवेश नहीं है, इधर आवेश वितरित है, यहाँ आवेश वितरित है और यहाँ नहीं है, फिर यहाँ आवेश वितरण है, यहाँ आवेश है इसमें, तो ये क्या हो गया, असमान आवेश वितरण। और दूसरा है संतत आवेश वितरण, यानी कि आवेश का वितरण एक समान रूप से हो। तो उनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, रेखीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण में। तो दोस्तों ये संतत आवेश वितरण क्या होता है ये देख लेते हैं। कि दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो आवेश का वितरण होता है, यानी कि जो आवेश कैसा होता है, क्वांटीकृत होता है। लेकिन यानी कि जैसे आवेश का कोई मात्रक ले लूँ मैं, मान लो कि 1 नैनो कूलाम ले लूँ। अब इसमें 10 की पावर 10 स्थिर आवेश है, कि यानी कि 1 नैनो कूलाम बहुत छोटा आवेश है, इसमें 10 की पावर 10 स्थिर आवेश है। अब इनके कारण मैं विद्युत क्षेत्र निकालूं, हमें पता है कि भाई किसी स्थिर आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र E बराबर के Q/R² से निकाल सकते हैं। लेकिन अब इतने छोटे से आवेश में इतने आवेश हैं, तो जो कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा क्या होगा कि भाई इन आवेशों के कारण अलग अलग हम कूलाम का नियम लगाएं, फिर उससे विद्युत क्षेत्र की गणना करें, और जितने भी फिर स्थिर आवेश हैं उनके कारण जो विद्युत क्षेत्र है उनका अध्यारोपण के सिद्धांत से सदिश योग करें, फिर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा। तो क्या हो जाता है, ये बहुत जटिल प्रोसेस हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो आवेश का वितरण यदि सतत हो, एक समान रूप से हो, तो हम क्या करते हैं, यदि आवेश का वितरण क्या हो, सतत हो,
तो हम आवेश घनत्व निकालते हैं और आवेश घनत्व से फिर कलन विधि यानी कि समाकलन इसका यूज़ करके विद्युत क्षेत्र की गणना कर लेते हैं। यानी कि आवेश का वितरण एक समान हो तो आवेश घनत्व निकाल लेते हैं, फिर कलन या समाकलन विधि उसका यूज करके विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो हम देखते हैं आवेश का वितरण किस तरह से होता है और इसका उपयोग करके हम विद्युत क्षेत्र की गणना कैसे करेंगे। जैसे रेखीय आवेश घनत्व है तो उससे हम जब गाउस के नियम के अनुप्रयोग कर पढ़ेंगे तो उससे विद्युत क्षेत्र की गणना कैसे करते हैं। उसी में गाउस के नियम के अनुप्रयोग में जैसे पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसका उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की गणना कैसे करेंगे हम देखेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग में। आयतन आवेश घनत्व है तो उसमें किसी गोले जो चालक अचालक गोला है उसमें जैसे विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे तो हम आयतन आवेश घनत्व का उपयोग करेंगे। तो देखते हैं हम पहला जो सतत आवेश वितरण है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। यानी कि आवेश का वितरण 3 प्रकार से होता है। रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों इसमें आवेश का वितरण किस तरह से होगा। इसमें आवेश का वितरण है किसी रेखा या जैसे तार की लंबाई है उसके अनुदिश होगा कि ये जैसे कोई तार है या फिर कोई छड़ है तो इसके अनुदिश आवेश का वितरण होगा। जो Q है इसकी लंबाई के अनुदिश वितरित है। आवेश का वितरण क्या हो, एक रेखा के अनुदिश हो। यानी कि वह इसमें पहले मैं जैसे बोल देता हूँ रेखीय आवेश वितरण है। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है कि इसमें आवेश का वितरण रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है। या फिर जो आवेश का वितरण हो सकता है कि कोई रिंग हो मेरे पास, उस पे एक समान रूप से वितरित हो। और जैसे कि रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होगा कि इसकी लंबाई है L, कि ये कोई चालक छड़ है और इस पे आवेश इसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित है। तो जो रेखीय आवेश घनत्व होता है उसको मैं व्यक्त कर देता हूँ लैम्बडा से। तो लैम्बडा बराबर होता है dq अपॉन में dl। यानी कि इस पूरे पार्ट में q आवेश वितरित है तो इसकी कोई जो एकांक लंबाई है, छोटा सा पार्ट ले लो तो उसमें आवेश कितना वितरित होगा उसको हम बोल देते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ये होता है dq अपन में dl, यानी कि dq बराबर हो जाएगा लैम्बडा इंटू dl। और रेखीय आवेश घनत्व है इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम अपन में मीटर। अब यदि जो आवेश का वितरण इसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से हो तो ये हो जाता है लैम्बडा बराबर q बाई l। तो दोस्तों ये था रेखीय आवेश घनत्व। इसके बाद हम देख लेते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश वितरण यानी आवेश का वितरण
यदि आवेश का वितरण उसके पृष्ठ पर हो, यानी कि जैसे कोई चालक गोला है और उसको आवेश दिया जाता तो उसकी पूरी सतह पे आयतन आवेश वितरण हो जाएगा। जैसे कि ये कोई गोला है, तो इस पे आवेश का वितरण कैसे होगा? गोला तो ये अंदर से ठोस मान लेता हूँ, तो ये प्लस 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 ये उसके पृष्ठ पर वितरित हो गया। या फिर कोई शीट है, उस पे आवेश का वितरण कैसे होगा? ये उसकी सतह पे ऐसे ऐसे हो गया, तो ये पृष्ठ आवेश वितरण है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व है क्या होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। दोस्तों इसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। ये क्या होगा कि dq अपॉन में डी, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आवेश क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी कि dq बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। यहाँ से इसकी हम विमा निकाल सकते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व की हो जाएगी कूलाम, मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये तो थी मेटल शीट, और ये जैसे कोई कंडक्टर है तो उसमें जो आवेश का वितरण होता है वो क्या होता है? पृष्ठीय आवेश वितरण। इसके बाद दोस्तों थर्ड देख लेते हैं, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो आवेश का वितरण है एक समान रूप से उसके आयतन में वितरित हो जाता है। यानी कि ये कोई मान लो अचालक गोला है और इसको आवेशित कर रहे हैं हम, तो आवेश कहाँ वितरित हो जाता है? इसके आयतन में वितरित हो जाता है। ए चालक या फिर कोई प्लास्टिक की वस्तु उसको आवेशित किया जाता है तो ये आयतन आवेश वितरित होता है। तो दोस्तों जो आयतन आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? आयतन आवेश घनत्व, इसको मैं रो से व्यक्त कर देता हूँ। रो बराबर होता है dq अपॉन में dv, यानी एकांक आयतन में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है? आयतन आवेश घनत्व। तो इसको हम लिख सकते हैं dq बराबर रो इंटू dv। और यदि आवेश का वितरण इसके आयतन पर एक समान रूप से हो तो रो बराबर हो जाता है q अपॉन में v। यहाँ से हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो दोस्तों ये था आयतन आवेश वितरण। इसके बाद हम देखेंगे, तो इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं गाउस का नियम। कि जब दोस्तों की स्थिर बिंदुवत आवेश था तो उसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की गणना कूलाम के नियम से कर लेते थे आसानी से। फिर हमें जो गाउस का नियम है वो भी विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए है, तो इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? तो क्या है कि जब आवेश का वितरण एक समान रूप से हो, यानी कि सतत आवेश वितरण हो, जो कि हमने अभी पढ़ा है,
तो क्या होता है कि जो कूलाम के नियम से हम क्या करते थे, कूलाम का नियम से हम जो विद्युत क्षेत्र है वो उसमें जब आवेश का वितरण सतत होगा तो इसमें बहुत से आवेश होंगे। भाई कूलाम का नियम वहाँ लगा रहे थे हम पहले, तो केवल स्थिर बिंदुवत आवेश था, एक आवेश के कारण निकाल रहे थे। अब जब सतत आवेश वितरण है तो इसमें बहुत सारे आवेश होंगे, तो इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर उनका अध्यारोपण के सिद्धांत से उनका योग करेंगे और फिर हम परिणाम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं समाकलन विधि का यूज करके। तो ये क्या हो जाती है, बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम कूलाम के नियम का यूज ना करके, यानी कि जब सतत आवेश वितरण हो तो हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए गाउस के नियम का उपयोग करते हैं। इससे हमें विद्युत क्षेत्र वगैरह निकालने में आसानी होती है। तो दोस्तों गाउस का नियम क्या कहता है, और गाउस का नियम किस प्रकार से वैध है देखते हैं। गाउस का नियम गॉस लॉ। तो गाउस का नियम का स्टेटमेंट क्या कहता है, किसी की बंद पृष्ठ, और वो कैसा होगा, काल्पनिक, कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। एक तो दोस्तों आप ये बता सकते हैं कि गाउस का नियम किसको बताता है, विद्युत फ्लक्स को बताता है, कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश एवं 1/ε के गुणनफल के बराबर होता है। तो यानी कि जो दोस्तों फ्लक्स होता है, फ्लक्स फाई होता है समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स समेशन क्यू क्या होता है, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश होता है। यानी कि इसमें जितने भी आवेश होते हैं उनका क्या होता है, जितने भी आवेश उनका बीजगणितीय क्या होता है, ये योग होता है, कुल परिबद्ध आवेश। तो दोस्तों फाई बराबर हो जाता है समीशन क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हम एक दूसरे तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि जो कुल परिबद्ध आवेश उसको मैं क्यू मान लो तो क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। अब यदि दोस्तों मैं इसमें 4π की गुणा कर दूं अंश और हर में, तो ये मेरे पास हो जाता है फाई बराबर 4π अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों 1/4π एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है के, परावैद्युतांक के इक्वल। तो फाई बराबर लिख सकते हैं 4π Q, यानी कि यहाँ से एक दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स 4π व आवेश के परिणाम Q
का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो ये दो डेफिनेशन दे सकते हैं आप गाउस के नियम के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि यदि कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है और उससे जो निर्गत फ्लक्स है वो शून्य है तो क्या होगा? किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स शून्य है। यानी कि जो ये मान लेता हूँ मैं कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसमें ये कोई गाउसीय पृष्ठ रखा है, तो उससे जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है वो क्या है? शून्य है। तो ये कब होगा? जब प्रवेशित फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि जितना फ्लक्स प्रवेश कर रहा है उतना ही फ्लक्स क्या हो रहा है? निर्गत हो रहा है। यानी कि इसको मैं एक और उससे व्यक्त कर लेता हूँ। प्लस क्यू ये आवेश है, माइनस क्यू एक आवेश है। यानी किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स शून्य है तो इसका मतलब यह है कि कुल फ्लक्स कैसा है? फाई टोटल बराबर होगा फाई इनपुट प्लस फाई आउटपुट। यानी कि जितना प्रवेश कर रहा है उतना ही फ्लक्स क्या हो रहा है? निर्गत हो रहा है। तो फाई टोटल क्या हो जाएगा? इक्वल टू शून्य। इसके अलावा अगर ये ऐसा होता है कि कोई जो पृष्ठ है इसके बाद हम देख लेते हैं कि गाउसीय पृष्ठ क्या होता है। जब भी हम आगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग देखेंगे तो वहाँ हम गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि गाउसीय पृष्ठ क्या होता है। तो दोस्तों गाउसीय पृष्ठ क्या होता है? गाउसीय पृष्ठ तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग के लिए चयनित पृष्ठ गाउसीय पृष्ठ होता है। यानी गाउसीय नियम के लिए जो पृष्ठ का हम चयन कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। अब दोस्तों ये कैसा होता है? काल्पनिक होता है। गाउसीय पृष्ठ कैसा होता है? काल्पनिक होता है। और इसकी आकृति कैसे हो सकती है? अपने स्वेच्छा से कैसे भी ले सकते हैं। बेलनाकार ले लें, गोलाकार ले लें या घनाकार ले लें। अब जो फ्लक्स है गाउसीय पृष्ठ का जो फ्लक्स है वो किस पे निर्भर करता है? ये गाउसीय फ्लक्स है वो गाउसीय पृष्ठ की आकृति, आकार या उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। इसके अलावा जो गाउसीय पृष्ठ है उसमें जो फ्लक्स है कि जो फ्लक्स है उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, पृष्ठ से परिबद्ध आवेश
आवेश की मात्रा, प्रकृति एवं माध्यम पर निर्भर करता है। यानी कि जो फ्लक्स होता है वो किसी गाउसीय पृष्ठ में, उस पृष्ठ में परिबद्ध आवेश की मात्रा, प्रकृति एवं माध्यम पर निर्भर करता है। इसके अलावा जो गाउस का नियम है, गाउस का नियम उन सदिश क्षेत्रों के लिए वैध होता है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। उन सदिश क्षेत्रों के लिए वैध है जो क्या करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। इसके अलावा जो गाउस के नियम में किसी बंद पृष्ठ के बाहर, बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश का पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है। यानी कि बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश का पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता। यानी कि हम जो फ्लक्स निकालते हैं तो उस पृष्ठ से जो परिबद्ध आवेश होता है उस पे ही निर्भर करता है। यदि इस पृष्ठ के बाहर कोई आवेश है तो उससे निर्गत फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आज हमने देखा विद्युत फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ और गाउसीय पृष्ठ के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो दोस्तों पेशेंस से सुनने के लिए धन्यवाद।